उपेंद्र राठौर ललित संस्थान मानवीय नगर अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपको जनरल साइंस का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। मैं आज बात करूंगा जनरल साइंस के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। बात आती है ये कंकाल तंत्र कार्य क्या करता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कंकाल तंत्र की, स्केलेटल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंकाल तंत्र कार्य क्या करता है। ये कंकाल तंत्र हमारे शरीर को यांत्रिक सहारा एवं दृढ़ता प्रदान करता है। जो बॉडी शेप दे रखी है वो किसने दी है? कंकाल तंत्र। और कंकाल तंत्र को बेसिकली बांटा जाता है दो भागों में। इसके दो प्रकार बनाए गए हैं। एक होता है बाह्य कंकाल। क्या होता है? एक बाह्य कंकाल होता है और दूसरा होता है अंतः कंकाल। कितने प्रकार बता दिए इसके? दो प्रकार हमने बात करी। एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है अंतः कंकाल। एक एक्सटर्नल स्केलेटन हो गया और एक हो गया इंटरनल। हम बात करेंगे बाह्य कंकाल जो होता है ये बॉडी पार्ट से बाहर हमें दिखाई देता है। जैसे कि हमारे नाखून, बाल, पशुओं के जो खुर पाए जाते हैं, सींग होते हैं, पंख होते हैं, वो सारी बातें किसमें इंक्लूड करी जाती हैं? बाह्य कंकाल में। उसके साथ साथ बात आती है अंतः कंकाल की। और अंतः कंकाल जो होता है यह अंतः कंकाल तीन भागों से मिलकर बना होता है। इसमें तीन प्रकार की संरचनाएं मिली होती हैं। इनमें से पहली जो संरचना है जिसे हम कहते हैं अस्थि। क्या कहते हैं हम इसे? अस्थि, बोन या हड्डी कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरी संरचना होती है उसे हमने कह दिया है उपास्थि। क्या कह दिया है हमने? उपास्थि। उसके बाद जो तीसरी संरचना है उसे कहा जाता है पेशी। क्या कहा जाता है उसे? पेशी। हमने बात करी जो कंकाल बनाने वाली संरचनाएं हैं वो तीन प्रकार की हैं। उनमें पहली संरचना है अस्थि, दूसरी संरचना उपास्थि और तीसरी संरचना है पेशी। इन तीनों को अंग्रेजी में देखें हम बोन, कार्टिलेज, मसल्स एंड मसल्स, इस तरह से जाना जाता है इनको। उसके बाद बात आती है कई बार इनसे भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। अस्थि, उपास्थि और पेशी, इन तीनों के बारे में आज हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके पढ़ेंगे जिससे बातें आसानी से समझ आए आपको। हम बात कर रहे हैं तीन प्रकार की संरचनाओं की जिनमें एक है अस्थि, एक है पेशी और एक है उपास्थि। हम बात करते हैं, तीनों लिख लेते हैं। हमने लिखी एक संरचना है अस्थि, दूसरी संरचना को हम कह रहे हैं उपास्थि। क्या कहते हैं हम? उपास्थि। और जो तीसरी संरचना है उसे हम कहते हैं पेशी। क्या कहते हैं हम? पेशी। हम इन तीनों संरचनाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात ये आती है, इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो अस्थियां होती हैं इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। सबसे पहली बात प्रोटीन की आती है कि किस संरचना में कैसी प्रोटीन पाई जाती है। तो अगर हम अस्थियों के प्रोटीन की बात करें तो इनमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है ओसीन प्रोटीन। क्या नाम है उसका? ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही यदि उपास्थियों की बात करें तो इनमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसे कहा जाता है कॉन्ड्रीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम पेशियों की बात करें, इन पेशियों में भी प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन को हम कह रहे हैं एक्टिन और दूसरा है मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। हमें इतनी बातें समझ आनी चाहिए। हमने बात करी कि अस्थियों में जो प्रोटीन होता है उसे हमने ओसीन कह दिया, उपास्थियों में कॉन्ड्रीन पाया जाता है और पेशियों में पाया जाता है एक्टिन और मायोसिन। इतनी बातें हमने इनके बारे में करी। उसके बाद बात आती है कि जो अस्थियां होती हैं ये बहुत कठोर सी संरचना होती है, जबकि उपास्थि इससे थोड़ी लचीली होती है और पेशियां इससे भी ज्यादा लचीली होती हैं। इतनी बातें हमने करी इनके बारे में। उसके बाद बात आई कि जो अस्थियां होती हैं, जिन अस्थियों की मैं बात कर रहा हूं, ये अस्थियां जो होती हैं इनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनकी सेल्स जो होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं,
उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। क्या कहते हैं हम? ऑस्टियोसाइट कहते हैं, या इनको ही हम कह सकते हैं, इसी में पाई जाती हैं ओस्टियोब्लास्ट। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? ओस्टियोब्लास्ट कोशिका। इतनी बातें हमने करी। अस्थियों में ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर उपास्थियों की बात करें तो उपास्थियों में प्रोटीन कॉन्ड्रिन होता है, परंतु यदि इसकी कोशिकाओं की बात करें तो इनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं कॉन्ड्रियोसाइट। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? कॉन्ड्रियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसके बाद बात आती है इन पेशियों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं मायोसाइट्स। क्या कहते हैं हम? मायोसाइट। इतनी बातें हमने पढ़ी अब तक। हमने बात करी कि जो अस्थियां हैं उनमें जो कोशिकाएं हैं ऑस्टियोसाइट्स, उपास्थियों में कॉन्ड्रियोसाइट और पेशियों में पाई जाती है मायोसाइट। इसके बाद बात आती है कि इनके अध्ययन की शाखा कौन सी है। इनका अध्ययन भी करना पड़ सकता है हमें, तो हम इनके अध्ययन की शाखा क्या देख रहे हैं? हम इनके अध्ययन की शाखा की बात कर रहे हैं कि इनका किस ब्रांच में इनको स्टडी किया जाता है, पढ़ा जाता है। हमने बात करी अस्थियों के अध्ययन के लिए एक शाखा है जिसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी की हमने बात करी। हमने बात करी अस्थियों के अध्ययन की शाखा कहलाती है ऑस्टियोलॉजी। अगर हम उपास्थियों के अध्ययन की बात करें तो इनके अध्ययन की शाखा कहलाती है कॉन्ड्रियोलॉजी। क्या कहलाती है? कॉन्ड्रियोलॉजी या कॉन्ड्रोलॉजी से कहा जाता है। उसके बाद बात आती है कि जो मायोसाइट्स होती हैं इनके अध्ययन की शाखा को कहा जाता है मायोलॉजी। क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। इतनी बातें हमने अस्थि, उपास्थि और पेशी के बारे में डिस्कस करी है। इसके बाद बात आती है कि जो ये अस्थियां होती हैं इन अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो अस्थियों की संख्या एक व्यस्क मनुष्य में मानी जाती है 206। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए पेशियों की संख्या कितनी है, पेशियों की संख्या मानी जाती है 639। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैक्सिमम, अगर इन पेशियों की बात करें तो इनकी संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है। उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा अपने कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट करके बताएं इसका उत्तर, डिस्कस करें आपस में जिससे सही जवाब आ पाए। उसके बाद कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा। बीएसएफ के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है कि पेशियों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है। आगे डिस्कस करेंगे हम। हमने बात करी ये जो इतनी जानकारी हमने ली अस्थि, उपास्थि और पेशी, इनमें से दो चीजें जो हैं अस्थि और पेशी, इनके बारे में कई बार इससे ज्यादा भी पूछ लिया जाता है। कुछ सामान्य सी जानकारी और है जिसके बारे में हम डिस्कशन और कर लेते हैं। हम बात करेंगे अस्थि और पेशी की। दो चीजों की हमें बात करनी है। एक हमने बात करी है अस्थि की। किसकी बात करी है हमने? अस्थि की बात करी है। दूसरी हम बात कर रहे थे पेशी। किसकी बात कर रहे हैं हम? पेशी की बात कर रहे हैं। बात आती है अस्थि, पेशी, इनकी संख्या सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है हमारा वो है इनकी संख्या। इनकी संख्या के बारे में पूछा जाता है। तो अस्थियों की संख्या कितनी होती है? व्यस्क मनुष्य में होती है 206। लेकिन अगर नवजात की बात की जाए, अगर कोई नवजात है तो नवजात में ये संख्या 300 से 306 तक भी हो सकती है। किसकी बात करी हमने? अस्थियों की बात करी है। अस्थियों के बाद बात आती है पेशियों की, और पेशियों की संख्या रहती है 639। उसके बाद बात करी हमने कि अस्थि और पेशियों में कई बार प्रश्न ये भी बनता है कि सबसे बड़ी अस्थि कौन सी, सबसे छोटी अस्थि कौन सी, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। बाकी मैं आपको डिटेल में और आगे भी बताऊंगा कि कौन सी अस्थि कहाँ पाई जाती है और किस तरह से कार्य करती है। पहले हम बात कर लेते हैं इन अस्थियों के बारे में। तो अस्थियों के बारे में सबसे पहली बात आती है सबसे बड़ी अस्थि। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सबसे बड़ी अस्थि की मैं बात कर रहा हूं। जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, अस्थि होती है, उसे हम कहते हैं फीमर। क्या कहते हैं हम? फीमर कहते हैं। और ये फीमर जो अस्थि होती है ये पाई जाती है जांघ में।
जो पैर की जांग वाला हिस्सा होता है, थाई वाला पार्ट होता है, उसमें पाई जाती है फीमर। प्रत्येक पैर में इसकी संख्या 1 है, तो दोनों पैरों में इसकी संख्या कितनी होगी है 2। इसके बाद हम पेशियों की बात करें तो पेशियों में सबसे बड़ी पेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। देखो हमने बात करी ग्लूटियस मैक्सिमस जो होती है ये सबसे बड़ी पेशी मानी जाती है। इसके बाद बात आती है कि इतनी बातें हमने जान ली, बड़ी जानी है तो हमें छोटी का भी पता होना चाहिए। हम बात करेंगे सबसे छोटी, हम बात कर रहे हैं सबसे छोटी अस्थि की बात करेंगे पहले, फिर बात करेंगे पेशी की। सबसे पहली बात आती है अस्थि की। सबसे छोटी अस्थि, हमने बड़ी की बात कर ली, बड़ी यदि फीमर है तो सबसे छोटी का भी पता होना चाहिए। सबसे छोटी अस्थि की अगर बात करें तो सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिस। कौन सी होती है? स्टेपिस। और ये स्टेपिस जो अस्थि होती है ये पाई जाती है कान में। कान के अंदर पाई जाने वाली अस्थि है स्टेपिस, और ये सबसे छोटी अस्थि मानी जाती है। इसके बाद बात आती है कि सबसे छोटी पेशी कौन सी है, तो सबसे छोटी पेशी मानी जाती है स्टेपेडिस। कौन सी मानी जाती है? स्टेपेडिस या स्टेपेडिस मानी जाती है, और ये स्टेपेडिस भी कहाँ पाई जाती है? कान में। इतनी बातें हमने करी। अगर इतनी बातें जान रहे हैं तो थोड़ा सा और जान लेते हैं। हम जान लेते हैं इसके बारे में सबसे मजबूत की ओर बात कर लेते हैं कि सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है। अगर अस्थि की बात करें तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा कि जो जबड़े की अस्थि होती है, जो जबड़े की हड्डी होती है, देखो जो हमारा चेहरा है, इस चेहरे वाले भाग में नीचे वाला जो ये पार्ट है, ये पार्ट पूरा एक है, बिना जोड़ के है, और इस वाले पार्ट को ही कहा जाता है मैंडिबल। क्या कहा जाता है इसे? मैंडिबल कहा जाता है। और ये मैंडिबल होती है जबड़े की हड्डी। कहाँ की हड्डी है ये? जबड़े की हड्डी। और अगर मजबूत की बात करी जाए पेशी में, तो पेशी में सबसे मजबूत की बात करें तो हम कह सकते हैं जीभ। और अगर जीभ कभी ऑप्शन में ना मिले तो हम कह सकते हैं जबड़े की पेशी। क्या कह सकते हैं? जबड़े की पेशी भी कहा जा सकता है, क्योंकि जबड़े की पेशी के बारे में कहा जाता है कि सबसे मजबूत हम मानते किसको हैं? जीभ की पेशी को। लेकिन एक व्यक्ति हुए, उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बहुत ज्यादा वजन लटका के देखा जबड़े की पेशियों पर, तो इनकी क्षमता सबसे ज्यादा वजन सहन करने की थी। सबसे ज्यादा इन्होंने भार सहन कर लिया, बहुत खिंचाव हुआ, तब तक भी ये सहन करती रही, इसलिए सबसे मजबूत कौन सी? जबड़े की। वापस से एक बार रिवाइज कराता हूं। मैंने आपसे कहा अस्थियों की संख्या, एक स्वस्थ व्यस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी है? 206। पेशी कितनी? 639। अगर हम बात करें सबसे बड़ी अस्थि कौन सी? फीमर। सबसे छोटी स्टेपिस। सबसे मजबूत कौन सी? मैंडिबल या जबड़े की अस्थि। ऐसे ही हम देखते हैं पेशियों में, सब अगर पेशियों की संख्या पूछे तो कितना? 639। सबसे बड़ी पूछी जाए तो ग्लूटियस मैक्सिमस, और सबसे छोटी पूछे तो स्टेपेडिस या स्टेपेडियस। उसके बाद अगर सबसे मजबूत पूछता है तो जीभ या जबड़े की पेशी। इतनी बातें हमने कर ली हैं। ये इनका सामान्य सा परिचय हो गया था, कौन बड़ी कौन छोटी। राजस्थान पुलिस जैसे पेपर में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे, और हम इस कंकाल तंत्र को डीप में जानना शुरू करते हैं। कैसा होता है, क्या काम करता है, कहाँ कितना काम आता है, वो सारी बातें हमें इसके बारे में जाननी है। बात करते हैं इस कंकाल तंत्र को संरचना की दृष्टि से या कार्य की दृष्टि से कई भागों में विभाजित किया जाता है। हम यहाँ पर इसके 2 भाग पढ़ेंगे। कितने भाग पढ़ रहे हैं इसके? 2 भाग पढ़ेंगे। इसके 2 प्रकार हमें पढ़ने हैं। जो कंकाल तंत्र है, इस कंकाल तंत्र के 2 प्रकार हमें पढ़ने हैं। जो इसका पहला प्रकार हमें पढ़ना है वो है अक्षीय कंकाल। क्या पढ़ना है हमें? अक्षीय कंकाल पढ़ना है। पहला हमें अक्षीय कंकाल पढ़ना है। दूसरा इसी का हमें एक पार्ट पढ़ना है जिसे कहते हैं उपांगीय कंकाल। क्या कहते हैं हम? उपांगीय कंकाल। ये 2 पार्ट हमें पढ़ने हैं।
अक्षीय कंकाल को ही कहा जाता है एक्सियल स्केलेटन। या फिर इसी को कहा जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या कहा जाता है इसे? अपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं, हमें दो पार्ट में इसको पढ़ना है। पहली हमने बात करी अक्षीय कंकाल, दूसरा हमें पढ़ना है उपांगीय कंकाल। हम समझें कि ये अक्षीय और उपांगीय का चक्कर क्या है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक कार्टून टाइप बना के दिखा रहा हूँ, आप उससे समझने की कोशिश करेंगे। मैंने ये बना दिया, किसी व्यक्ति का सिर है, सिर से ये अस्थि निकली और उसके बाद हमने इससे जोड़ दिए दो हाथ और दो पैर। ये इसके दोनों हाथ हैं और ये दोनों इसके पैर। ठीक है, आपको देखने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बॉलीवुड का हीरो कह सकता हूं मैं इसको। क्यों कह सकता हूं? क्योंकि इस तरह से पोज करके खड़ा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, फिर भी अगर किसी को बुरा लगता है तो इसको कुछ भी मान ले, है ना। मैंने बात करी कि जो ये स्केलेटन बनाया है, जो कंकाल मैंने बनाया है, इस कंकाल से यदि मैं दोनों पैर हटा दूं, ये मैंने दोनों पैर हटा दिए, इसके बाद ये कंकाल बच गया। इसमें से यदि दोनों हाथ भी हटा दूं, ये दोनों हाथ हटा दिए। देखो मैंने इसमें से क्या क्या हटा दिया है, दोनों हाथ और दोनों पैर। देखो जो मैं हटाता जा रहा हूं नोट करता जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने इससे हटाया था पैर, पैर हटाए, या इनको ही हम कह सकते हैं पश्चपाद। क्या कह सकते हैं हम? पश्चपाद। उसके बाद मैंने इससे क्या छीन लिए, इसके हाथ, इसके हाथ हटाए हैं। और हाथ जब हटाए इनको हम कहते हैं अग्रपाद। क्या कहते हैं हम इनको? अग्रपाद कहते हैं, फोरलिम्ब कहा जाता है। इसके बाद बात आती है, अभी भी कुछ अलग सी संरचनाएं बची हुई हैं। अब हमने क्या करा, जो ये ऊपर जो हड्डियां बच रही थी, इन हड्डियों को हटा दिया। ये हड्डियां जो हटती हैं, ये हाथों को जोड़ने वाली हड्डी थी। किसको जोड़ रही थी? ये हाथों को। और ये हड्डियां दोनों जोड़ती हैं पैरों को। और हाथ और पैरों को जोड़ने वाली जो हड्डियां हैं, इन्हें कहा जाता है मेखला। क्या कहा जाता है इन्हें? मेखला कहा जाता है, या इन्हीं को कहा जाता है गर्डल्स। क्या कहा जाता है? गर्डल्स। और ये गर्डल्स दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हाथों को जोड़ने वाली, जो हाथों को जोड़ रही थी उसे हम कहते हैं अंश मेखला। क्या कहते हैं हम इसे? अंश मेखला। हाथों को जोड़ रही है, अंश मेखला कहा जाता है। या फिर दूसरी बात करें तो पैरों को जोड़ रही थी, ये दोनों, इनको कहा जाता है श्रोणी मेखला। क्या कहा जाता है इनको? श्रोणी मेखला कहा जाता है। ठीक है जी, इनको श्रोणी मेखला या इसी को कहा जाता है पेल्विक गर्डल। इसको कहा जाता है श्रोणी मेखला। ये श्रोणी मेखला होती है। इतनी बातें हमें समझ आनी चाहिए। ये सारा हमने पढ़ा, कौन सा था? उपांगीय कंकाल। इसके बाद ये जो बच गया है, ये सारा क्या कहलाता है? अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में सबसे पहले ये भाग आता है, और इस भाग को मैंने कह दिया है सिर। क्या कह दिया इसको मैंने? सिर, या इसी को मैं कह सकता हूं हेड। इसकी मैंने बात करी। उसके बाद जब इससे थोड़ा नीचे आया तो यहां तक का जो हिस्सा है, इतना जो हिस्सा है, इसको मैंने हेड में काउंट कर लिया है, यहां तक की सारी हड्डियों को। इसके बाद जो बच गया, तो बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, तो ये पोर्शन आता है चेस्ट। इस चेस्ट वाले पोर्शन को हमने लिख दिया, ये लिख दिया हमने वक्ष। चेस्ट वाला पोर्शन लिख दिया मैंने। इसके बाद बात आती है कि जब इससे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे अपने हड्डियों का कोई ढांचा नहीं है। अक्षीय कंकाल में कोई हड्डियां नहीं बचती हैं, लेकिन एक हड्डी अभी भी बची हुई है जो हमारी पूरी बॉडी को अलाइन कर रही है, एक दिशा दे रही है। और ये हड्डी होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, जो सिर से स्टार्ट होती है और बिल्कुल कमर तक जा रही है, हिप बोन तक। इस हड्डी को, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पीछे से जो जा रही है, इसे कहा जाता है मेरुदंड। मेरुदंड कहा जाता है, या इसी को कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इसी को वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है। बात आती है इस पूरी संरचना में कितनी हड्डियां होती हैं। इन हड्डियों की अगर काउंटिंग करने लगे तो टोटल हड्डियां कितनी हैं? 206। कितनी हड्डियां हैं टोटल? 206
6 होती हैं, उनमें से 80 हड्डियां पाई जाती हैं अक्षीय कंकाल में। 80 हड्डियां किस में पाई जाती हैं? अक्षीय कंकाल में पाई जाती हैं। और अक्षीय कंकाल की हड्डियों की गणना करें तो सिर वाले भाग में, जो हेड वाला भाग है, इस हेड वाले भाग में यदि गणना करी जाए तो इसमें जो हड्डियां पाई जाती हैं वो होती हैं 29 अस्थियां होती हैं, 29 बोन्स होती हैं। चेस्ट वाले पोर्शन की बात करें तो इसमें हड्डियां होती हैं 25। कितनी हड्डियां होती हैं इसमें? 25। और अगर मेरुदंड की बात करें तो मेरुदंड वाले भाग में जो हड्डियां रहती हैं व्यस्क मनुष्य में उनकी संख्या रहती है 26। आप वीडियो के साथ बने रहें, आगे हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ कौन सी हड्डी पाई जाती है। देखो हम काउंट करते हैं 25, 26, 51, 29, 80। इसका मतलब ये पूरा अक्षीय कंकाल यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो आता है उपांगीय कंकाल। क्या आता है इसके बाद? उपांगीय कंकाल आता है। उपांगीय कंकाल में सबसे पहला जो आता है वो आते हैं पैर, जिन्हें हम कहते हैं पश्चपाद। पैरों में यदि दोनों में बात करी जाए तो दोनों पैरों में हड्डियां मिलाकर होती हैं 60। एक पैर में हड्डियों की संख्या होती है 30, तो दोनों पैरों में हड्डियों की संख्या कितनी हुई? 60। इसी तरह हाथों की यदि बात की जाए तो दोनों हाथों में मिलाकर हड्डियों की संख्या कितनी है? 60। हाथों में भी 60, पैरों में भी 60। इसके बाद बचती हैं मेखलाएं, और मेखलाओं में हड्डियों की संख्या रहती है 6। बात आती है कहाँ किस मेखला में कितनी हड्डियां हैं, तो अंश मेखला में हड्डियों की संख्या रहती है 4, और जो श्रोणी मेखला है इसमें हड्डियों की अस्थियों की संख्या रहती है 2। अगर इनको हम काउंट करते हैं तो ये टोटल अस्थियां हो गई 126। 126 और 80 टोटल अस्थियों की संख्या हो जाती है 206। इतना हमने कंकाल तंत्र में पढ़ना था कि कितनी बोन्स होती हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कहाँ अस्थियों का कैसा कार्य होता है, कैसी अस्थियां होती हैं। वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। मैंने कहा ये हमारा सिर, इसके बाद वक्ष और पीछे मेरुदंड, ये जो सारा हिस्सा है ये आता है अक्षीय कंकाल में। अगर इस सिर की बात करें तो सिर में हड्डियों की संख्या 29। ये जो चेस्ट वाला पोर्शन है इसमें हड्डियों की संख्या 25। उसके बाद पीछे रहता है हमारा मेरुदंड, और मेरुदंड में अस्थियों की संख्या 26। उसके बाद इनको हाथों को जोड़ने की जरूरत पड़ती है, और हाथों को जोड़ने वाली जो 2 हड्डियां रहती हैं इन्हें कहते हैं अंश मेखला, और इसमें टोटल बोन्स कितनी है? 4, और इनसे दोनों हाथ जुड़े रहते हैं। और नीचे होती है श्रोणी मेखला, इससे दोनों पैर जुड़े रहते हैं। इस तरह से हमारा पूरा कंकाल तंत्र बनता है। कंकाल तंत्र में इतनी हड्डियां टोटल होती है। इसके बाद बात आई कि हम इस अक्षीय कंकाल को और आगे पढ़ना चाहें डिटेल में तो इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा। आओ हम डिटेल में बात करते हैं इसकी। अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल की हम बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे लौट के। हम बात कर रहे थे अक्षीय कंकाल की। किसकी बात कर रहे थे हम? अक्षीय कंकाल की हम बात कर रहे थे। इस अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं उसकी हम बात कर रहे थे। तो ये अक्षीय कंकाल की शुरुआत होती है सिर से। कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? सिर से शुरुआत होती है, हेड से शुरुआत होती है। और इसमें भी कई भाग होते हैं। सबसे पहले अपना ये वाला हिस्सा आता है जो मस्तिष्क की सुरक्षा का कार्य करता है। और मस्तिष्क की सुरक्षा का कार्य जो करता है इस हिस्से को कहा जाता है कपाल। क्या कहा जाता है इसे? कपाल कहा जाता है। सबसे पहला इसका एक कपाल ही आता है। इस कपाल को ही कहा जाता है क्रेनियम। क्या कहा जाता है इसे? क्रेनियम कहा जाता है। ये क्रेनियम वाला जो पार्ट होता है, इस क्रेनियम पार्ट में टोटल अस्थियों की संख्या होती है 8। कितनी अस्थियां होती हैं इसमें? 8 अस्थियां होती हैं। इसके बाद हमारा आता है चेहरा, यह आता है हमारा फेस। अगर इस फेस में बात की जाए तो फेस में टोटल अस्थियों की संख्या होती है 14। कितनी होती हैं? 14। अगर कभी इन अस्थियों को गिनना भी पड़े आसानी से हम गिन भी सकते हैं। आगे इनको गिना के बताते हैं आपको। हमने बात करी कपाल में कितनी है? 8।
चेहरे में कितनी है 14। इसी तरह से जब इससे नीचे जाते हैं थोड़ा सा तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे हैं 2 कान और एक कान में अस्थियों की संख्या है 3, तो दोनों कान में कितनी होंगी 6 अस्थियां। एक कान में कितनी अस्थि हैं 3, तो दोनों में कितनी 6, कितनी अस्थियां होगी। इसके बाद जब हम थोड़ा नीचे आते हैं तो हमारा एक कंठ वाला पोर्शन आ जाता है और इस कंठ में एक हड्डी पाई जाती है जिसे कहते हैं कंठ की हड्डी या कंठ की अस्थि, और इस कंठ की अस्थि को ही कहा जाता है हायोड। क्या कहा जाता है इसे? हायोड बोन कहा जाता है। और फांसी लगने पर यही अस्थि टूटती है। हमने बात करी कपाल में 8, चेहरे में 14, कान में 6 और एक होगी हायोड बोन। इस तरह से देखें हम तो 14, 8, 22, 6, 28 और 1 29। सिर में टोटल अस्थियों की संख्या हो जाती है 29। इतने ही प्रश्न पूछता है कि पेपर में हमसे, इससे ज्यादा भी कई बार पूछ लेता है। कैसे पूछ लेता है डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। हमने पहले बात करी है कपाल की। किसकी बात करी हमने? कपाल। इस कपाल में 8 हड्डियां होती हैं और इन 8 हड्डियों में 6 प्रकार की हड्डियां हैं। संख्या कितनी है 8, लेकिन हड्डियों के प्रकार कितने हैं 6। और इस कपाल की हड्डियों में हम बात कर रहे हैं कुछ हड्डियां होती हैं, जैसे नाम से हम थोड़ा सा उनके कर लेते हैं। मैंने कहा है कपाल की हड्डियों में एक तो होती है फ्रंटल बोन। कौन सी बोन होती है? फ्रंटल बोन होती है, ठीक है। उसके बाद एक होती है पैराइटल बोन। एक बोन है जिसका नाम है पैराइटल बोन। उसके बाद हम बात करें एक होती है ऑसिपिटल बोन। एक होती है ऑसिपिटल बोन। उसके बाद एक होती है टेम्पोरल बोन। कौन सी बोन है? टेम्पोरल बोन। ये 4 अस्थियां हमने बात करी। इसके बाद एक अस्थि होती है जिसका नाम है एथमोइड। क्या नाम है? एथमोइड। और एक अस्थि है जिसका नाम है स्फेनोइड। क्या नाम है? स्फेनोइड। हमने बात करी ये अस्थियों की संख्या कितनी है 6, लेकिन है कितनी टोटल? इनकी संख्या है 8। प्रकार 6, लेकिन संख्या कितनी है 8, क्योंकि सभी अस्थियां एक एक होती हैं, लेकिन जो पैराइटल है और टेम्पोरल है ये इनकी संख्या 2-2 होती है। इनमें से प्रश्न एक पूछा गया है पहले पेपर में कि जो हमारी एक ग्रंथि है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि की लोकेशन किस अस्थि के नीचे होती है, या इस पीयूष ग्रंथि की सुरक्षा के लिए कौन सी पीयूष ग्रंथि की सुरक्षा के लिए कौन सी अस्थि उत्तरदायी होती है? तो इस पीयूष ग्रंथि की सुरक्षा करती है स्फेनोइड। कौन सी अस्थि करती है? स्फेनोइड अस्थि करती है। इतनी बातें हमने कर ली। ये सारी किसकी अस्थियां थी? कपाल या क्रेनियम की अस्थियां थी। इसके बाद बात आती है कि हमारे चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं और इन 14 अस्थियों के भी कई सारे प्रकार हैं। हम बात करें चेहरे की, यदि बात करें चेहरे में भी बहुत सारी अस्थियां होती हैं, जैसे कि हमारा जबड़ा है। इस जबड़े में एक ही अस्थि है जिसे कहा जाता है मैंडिबल। क्या कहा जाता है? मैंडिबल कहा जाता है। उसके बाद बात आती है इस मैंडिबल के अलावा हम देखें तो हमारी नाक की जो ये शेप बनाने वाली है, यहाँ पे 2 अस्थियां होती हैं जिन्हें नेजल बोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजल बोन्स कहा जाता है। उसके बाद बात आती है जो आंखों के ये गड्ढे से होते हैं, इनमें कटोरी नुमा सी 2 हड्डियां पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है लैक्राइमल बोन्स। क्या कहा जाता है? लैक्राइमल बोन्स कहा जाता है। उसके बाद जो ये नाक है, इस नाक के बिल्कुल नीचे इनर सरफेस में एक हड्डी होती है जिसे कहा जाता है वोमर। क्या कहा जाता है? वोमर। 2 अस्थियां तालू को बनाने में कार्य करती हैं जिनको पैलेटाइन्स कहा जाता है, पैलेटाइल बोन्स कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें कि जो ये 2 भाग हैं इधर वाले, इन दोनों भागों को कहा जाता है मैक्सिला। क्या कहा जाता है इन्हें? मैक्सिला। इसके अलावा 2 अस्थियां यहाँ भी होती हैं, इनको कहा जाता है जाइगोमेटिक। क्या कहा जाता है? जाइगोमेटिक। इस तरह से टोटल अस्थियों की संख्या कितनी है? 14। कान में कितनी है? 6। और हायड जो हमारी कंठ की अस्थि है कितनी है? 1। टोटल कितनी हो गई है? 29 अस्थियां हो गई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिर से थोड़ा सा नीचे आए, 29 हड्डियां गिनने के बाद तो हमारा पोर्शन आता है चेस्ट या वक्ष आता है। वक्ष में जो अस्थियां होती हैं उनकी संख्या मैं आपको बता चुका हूं, उनकी संख्या है 25।
अस्थियां देख लेते हैं। 25 अस्थियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले चेस्ट में एक इस तरह की अस्थि पाई जाती है और इस अस्थि को कहा जाता है उरोस्थि। क्या कहा जाता है? उरोस्थि कहा जाता है, या इसी को कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं इसे? स्टर्नम कहा जाता है। ये स्टर्नम जो अस्थि है ये केवल एक होती है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे स्टर्नम। स्टर्नम की संख्या कितनी होगी? है एक। इस अस्थि से हमारी पसलियां जुड़ी होती हैं और उन पसलियों में भी 12 पसली एक तरफ और 12 पसली एक तरफ, यानी कि टोटल कितनी होती है? 12 जोड़ी पसलियां। 12 जोड़ी पसलियों में से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जो 7 पसलियां होती हैं, रिब्स होती हैं, वो कुछ इस तरह से जुड़ी रहती हैं। और ये पसलियां जो होती हैं इनका जुड़ाव आगे तो स्टर्नम से रहता है और पीछे घूम के पूरी गोलाकार सी शेप लेके ये हमारे मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। कहाँ जुड़ी होती हैं? मेरुदंड से। इसलिए कभी भी इनमें कोई वेरिएशन नहीं आ सकता। अगर हम इनको पुश करें तो ये पीछे नहीं जाएंगे और ये अपनी जगह पे टिकी हुई रहती हैं और अपनी जगह पे हमेशा टिका रहता है सत्य। जो सत्य होता है वो टिका रहता है। इसलिए इन पसलियों को कहा जाता है सत्य पसलियां। क्या कहा जाता है इन्हें? सत्य पसलियां कहा जाता है, या इन्हें हम कहते हैं ट्रू रिब्स। क्या कहते हैं इन्हें? ट्रू रिब्स कहा जाता है। इतनी बात आ गई। उसके बाद ये 7 जोड़ी हो चुकी हैं। फिर आती है 3 जोड़ी पसलियां, 1 2 3, इधर भी 1 2 और ये 3। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनका जुड़ाव पीछे से तो होता है मेरुदंड से, लेकिन आगे इनको जुड़ने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता। तो ये क्या करती हैं? पहले आपस में जुड़ती हैं, इस तरह से जुड़ गई हैं और जुड़ने के बाद ये 7वें नंबर की पसली से जुड़ जाती हैं। और इस तरह से जो जुड़ती हैं ये सच में नहीं जुड़ी हैं, ये इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये 7वीं पसली से इनका जुड़ाव है और इनको कहा जाता है झूठी पसली। क्या कहा जाता है इन्हें? झूठी पसलियां कहा जाता है। हमने बात करी सच्ची, झूठी। उसके बाद बचती हैं 2 जोड़ी पसलियां बच जाती हैं, सबसे लास्ट वाली। इनका जुड़ाव केवल पीछे से होता है, यानी मेरुदंड से होता है। ये पीछे जाके तो मेरुदंड से जुड़ी हैं, लेकिन आगे इनका कोई जुड़ाव नहीं होता है, जिसके कारण ये आगे पीछे होती रहती है। इसका मतलब इनको पुश करें तो इनको आगे और पीछे किया जाता है। इसीलिए ये तैरती हुई सी प्रतीत होती हैं, इसलिए इनको कहते हैं तैरती पसलियां। क्या कहते हैं इनको? तैरती पसलियां या फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। जिनको अभी लगे कि ये फ्लोटिंग रिब्स होती हैं नहीं होती हैं, वो अपने चेस्ट के जो पसलियों के सबसे नीचे वाली 2 पसलियां हैं उनको कभी दबा के देखें, वो जरूर अंदर जाएंगे। इतना ज्यादा नहीं दबाना है कि फिर वापस ना आए, उसके बाद बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए केवल इतना दबाएं कि हमें पता चल जाए कि इन पसलियों को हम क्या कहते हैं? तैरती पसलियां या फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सत्य पसलियां या ट्रू रिब्स की संख्या कितनी है, तो कितने जोड़ी होती है? ये 7 जोड़ी। सत्य पसलियों की संख्या कितनी है? 7 जोड़ी। अगर झूठी पसलियों की पूछे तो कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। और अगर तैरती हुई पूछता है तो कितनी है? 2 जोड़ी। इस तरह से टोटल पसलियों की बात करें तो ये 12 जोड़ी या 24 पसलियां होती हैं। इसके बाद हमने बात कर ली थी पसलियां, और इन पसलियों में हमने बात करी है कितनी पसलियां हैं? 24। और टोटल अस्थियों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे अक्ष में 25। ये हम सारा जो चल रहा है हमारा अक्षीय कंकाल है। अक्षीय कंकाल में एक और बच जाता है छोटा सा, वो छोटा सा टॉपिक बचता है हमारा, वो है हमारा मेरुदंड। मेरुदंड की भी मैं बात कर लेता हूं आपसे। मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम की मैं बात कर रहा हूं। इस वर्टिब्रल कॉलम में कितनी अस्थियां होती हैं, कहां होती हैं, सबकी हम बात करेंगे। तो जो हमारा मेरुदंड है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मेरुदंड की बात कर रहा हूं। इस मेरुदंड में एक वयस्क व्यक्ति में होती हैं 26 हड्डियां। कितनी होती हैं? 26। बात आती है ये 26 अस्थियां होती कैसे हैं? तो इन 26 अस्थियों को तो बहुत छोटी छोटी सी कुछ हड्डियां होती हैं, वो छोटी छोटी सी चेन की तरह बन जाने वाली हड्डियां होती हैं इस तरह से। और इन हड्डियों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, इससे बनता है हमारा मेरुदंड।
बात आई छोटी छोटी अस्थियों को क्या कहेंगे हम? तो ये जो छोटी छोटी अस्थियां हैं जिनसे ये मेरुदंड बना है, इसे कहा जाता है कशेरुक। क्या कहा जाता है? कशेरुक। और इस कशेरुक की वजह से ही इसे कह दिया जाता है कशेरुक दंड। क्या कह दिया जाता है इसे? कशेरुक दंड कह दिया जाता है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है सबसे बड़ा कशेरुक कौन सा है? प्रश्न क्या पूछा जाता है? सबसे बड़ा कशेरुक। सबसे बड़ा कशेरुक पूछा जाता है तो सबसे बड़ा कशेरुक होता है एटलस। कौन सा होता है? एटलस कशेरुक होता है। ये एटलस कशेरुक जो होता है ये गर्दन के भार को सहन करने वाला होता है, गर्दन वाले पोर्शन में पाया जाता है और इसी में सबसे ज्यादा भार सहन करने की क्षमता भी होती है। कभी पूछ लिया जाए कौन सा कशेरुक सर्वाधिक भार सहन करता है, तो कौन सा करता है? एटलस करता है। उसके बाद बात आई ये जो कशेरुक है ये है कितने टोटल? इसमें 26। यानी 26 का पैटर्न भी देख लेते हैं कहाँ कितने पाए जाते हैं। ये हम बात कर रहे हैं मेरुदंड या कशेरुक दंड में। इस कशेरुक दंड में कितनी अस्थियां होती हैं? कशेरुक दंड की हम बात कर रहे हैं। कशेरुक दंड में हमने टोटल हड्डियों की बात करी, कितनी है? 26। ये वयस्क व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम। इनमें सबसे पहले शुरुआत होती है वो होती है गर्दन की अस्थियों से, जो गर्दन को मिला के बनाने वाली हैं, इन अस्थियों से होती है। और इन अस्थियों को जो हमारी गर्दन को बना रही हैं इन्हें गर्दन की अस्थि या सर्वाइकल बोन कहा जाता है। सर्वाइकल बोन कहा जाता है। सबसे पहले आती हैं सर्वाइकल बोन्स आती हैं और इन सर्वाइकल बोन्स के द्वारा ये पूरा गर्दन बनाया जाता है। और इसी में हमारा शामिल होता है एटलस। क्या शामिल होता है? एटलस कशेरुक शामिल होता है। इतनी बातें समझ आ गई होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं गर्दन में कितनी अस्थियां होती हैं, तो इसमें अस्थियां होती हैं 7। उसके बाद बात आती है कि गर्दन से जब थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ से हमारा ये बिल्कुल बैक जो चेस्ट था इसके बैक वाला पोर्शन शुरू हो जाता है, या बैक चेस्ट, या इसी को हम कह सकते हैं वक्ष। क्या कह सकते हैं हम? वक्ष कह सकते हैं। और वक्ष में जो अस्थियां पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है थोरेसिक। क्या कहा जाता है? उन्हें थोरेसिक कहा जाता है। और इसमें अस्थियों की संख्या होती है 12। कैसे होती है 12? तो ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको बताया था जितनी पसलियां हैं वो सब पूरा पीछे जाकर मेरुदंड से या कशेरुक दंड से जुड़ती हैं। और कशेरुक दंड से जुड़ने के लिए 12 पसलियां हैं या 12 जोड़ी पसलियां हैं, तो उनके लिए कितनी होनी चाहिए? यहाँ भी हड्डियां 12। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो हमारा यहाँ से आ जाता है कमर वाला पोर्शन। क्या आ जाता है? कमर वाला पोर्शन आ जाता है। और कमर वाले पोर्शन में अस्थियों की संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5 अस्थियां होती हैं। उसके बाद बात आती है कमर से नीचे। यहाँ तक देखो अपन अस्थियों को गिने 24 अस्थियां हम यहाँ तक कर चुके हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाने पर एक बिंदु आता है जहाँ पे बड़ी चौड़ी सी हड्डी होती है जिसे कहा जाता है त्रिक। क्या कहा जाता है? इसे त्रिक कहा जाता है। और जो ये त्रिक होता है इस त्रिक में अस्थि होती है 1। त्रिक के बाद जो सबसे नीचे वाला हिस्सा आता है उसे कहा जाता है पुच्छ। क्या कहा जाता है? पुच्छ वाला भाग कहा जाता है। और इसमें अस्थि होती है 1। हम बात करें 7 और 12 19 और 5 24 और 2 26। ये सारी स्थिति किसकी है? वयस्क की। ये एक वयस्क मनुष्य की बात है। लेकिन यदि बच्चों में यही स्थिति देखी जाए, किसमें देखना चाहते हैं हम? बच्चों में देखना चाहते हैं, तो बच्चों में ये रेशियो बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? देखो आप, बच्चों में ये संख्या भी कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन वक्ष में यदि गिनी जाए तो वक्ष में ये संख्या होती है 12। और कमर में यदि गिने तो यहाँ पे भी कितनी है? 5। लेकिन इसके बाद वेरिएशन स्टार्ट होता है। बच्चे की जो अस्थियां होती हैं यहाँ पे ज्यादा होती हैं। अगर हम बात करें, अगर इस त्रिक की बात करें तो इस त्रिक में अस्थियों की संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5 होती है। और अगर पुच्छ की बात करें तो इसमें अस्थियों की संख्या रहती है 4। कितनी रहती है? 4। अगर अब हम इन अस्थियों को गिने 12 और 7 19 और 5 24, 5 29 और 4 33। इसलिए बच्चों का जो कशेरुक दंड होता है उसमें अस्थियां कितनी रहती हैं? 33।
ये सारा जो हमने पढ़ा, ये पूरा पोर्शन ही हमारा था अब तक अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उपांगीय कंकाल या अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। तो उसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।